नमस्कार दोस्तों। आज हम एक दूसरे क्लास लेकर आ गए हैं। क्लास 2 जो है हमारा पार्ट 2 है। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, जो कि चैप्टर 1 है हिस्ट्री का। चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका पहले क्लास हमने दे चुका है। पहले क्लास से पहले भी हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास दिया है। यदि आप उसको नहीं देखे तो मैं एक सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको जाकर देखिए। पूरा चैप्टर का समरी आपको मिलेगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, या राष्ट्रवाद कैसे आया, राष्ट्रवाद की चेतना क्या होती है। खैर वो सारी बातें हो चुकी है, मैं दोबारा इसमें ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ। आप जो है कि उस चीज़ को जाकर खुद से देख लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात, यदि इसका नोट चाहिए आपको, इस सारा मटेरियल चाहिए इसका, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, या तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो इसके लिए आप जाइए और फटाक से ज्वाइन कीजिए। तो हम आते हैं अपने क्लास में। आज का क्लास है जुलाई 1830, जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में फ्रांसीसी क्रांति क्या है, जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्या है। जुलाई 1830 ईस्वी में फ्रांस का राजा होता है चार्ल्स 10। फ्रांस का राजा चार्ल्स 10। देखिए दोस्तों, एक समराइज है, एक मेमोराइज है। इसमें सिर्फ बता रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा पहला टॉपिक में। जो मेन पॉइंट है उसको जान लीजिए। यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं, फिर से सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस चीज को जाके देखिए। चार्ल्स 10 था। चार्ल्स 10 अपना सत्ता खुद नहीं संभाला। चार्ल्स 10 अपना सत्ता खुद नहीं संभाला। इन्होंने सत्ता संभालने के लिए क्या करा, एक नाम है पॉलिग्नैक। पॉलिग्नैक आपको याद होगा अगर आपने पहला क्लास किया है। पॉलिग्नैक को प्रधानमंत्री बना देता, पीएम का पद दे देता है। इन्होंने फ्रांस की जनता पर और अत्यधिक अत्याचार करने लगा। एक शासन चलता था, एक कानून थे वहां पे, नागरिक संहिता नाम से। नागरिक संहिता, नागरिक संहिता नाम से एक कानून थे, नागरिक संहिता। हाँ, इसके बारे में आप खुद से भी बता सकते हैं अगर क्लास 1 किए हैं। नागरिक संहिता होता था आम लोगों को, आम जनता को उसके अधिकार दिलाना या उसके अधिकार की रक्षा करना, समझे। उसके बाद लोगों ने इनके खिलाफ 25 जुलाई 1830 ईस्वी को, ये दोनों के खिलाफ, चार्ल्स 10 और पॉलिग्नैक दोनों के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई, तथा इस चीज को, इस क्रांति को बंद करने के लिए एकजुट हुए। सभी ने एक साथ आवाज उठाई और जो कि इस क्रांति को दबा दिया। तथा 28 जुलाई 1830 ईस्वी को, 28 जुलाई 1830 ईस्वी को ये जो है इनका अंत हो गया। और ये जो किस वंश से था, ये था बुर्बो वंश। बुर्बो वंश, बुर्बो वंश से था। अर्थात बुर्बो वंश का अंत कब हुआ, बुर्बो वंश का अंत कब हुआ, 28 जुलाई 1830 को। अब फ्रांस को आगे बढ़ाने के लिए, फ्रांस की प्रगति के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक नए सरकार का चयन करना उनके लिए एक चेतना बन गई, उनके लिए एक मुसीबत सा आ गया। तब जाकर के लुई फिलिप लुई फिलिप नाम याद रखिएगा। लुई फिलिप जो कौन सा वंश का था, लुई फिलिप कौन सा वंश का था, आर्ले वंश। आर्ले वंश, आर्ले वंश का शासक बना लुई फिलिप, शासक बना लुई फिलिप। तथा जी हाँ दोस्तों, आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। जुलाई 1830 में फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, कि जो हमने पहले पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले उसको मेमोराइज कराया आपको। तो वो जो क्रांति हुआ, वो क्रांति में क्या क्या बदलाव हुआ, क्या चेंजेस हुई, आसपास के देश क्या सीखा। क्योंकि हम जानते हैं कि चैप्टर ये है यूरोप में राष्ट्रवाद, और यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया है सबसे पहले फ्रांस से में आया। यदि कोई काम आगे बढ़कर कोई करता है ना, आप ही का परिजन है, आपका परिवार है, उसमें कोई अच्छा काम करता है, तो आप हैं, आपका परिवार है, उस काम को जो है ना रिपीटेड करना चाहता है, वो काम को आगे बढ़ाना चाहता है। तो फ्रांस में जो क्रांति हुई, लोगों के प्रति एक जागरूकता आया। लोग सोचने लगे, लोग इस बात का मंथन करने लगा कि हम भी स्वतंत्र होंगे, हम भी आजाद होंगे। इसके लिए लोगों ने सीखा, फ्रांस से लोगों ने सीखा कि क्रांति कैसे की जाती है, क्रांति का अर्थ क्या होता है, और हम आजाद होकर के हम क्या क्या कर सकते हैं। इसी को कहते हैं प्रभाव पड़ना, असर पड़ना। प्रभाव पड़ना दैट मीन्स असर पड़ना, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा वो 1830 ईस्वी में। मैं इसको स्टार मार्किंग में रखता हूँ क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1830 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में बुर्बो वंश का अंत हुआ। बुर्बो राजवंश, राजवंश का अंत हुआ। तथा मध्यम वर्गीय जो है ना, उनका मध्यम वर्ग, जो मिडिल क्लास लोग थे, उनका जो है ना सत्ता में भागीदारी हुई। तो हम लिख सकते हैं तथा मध्यम वर्गीय जातीय लोगों, मध्यम वर्गीय लोगों की लोगों की सत्ता में भागीदारी हुई,
सत्ता में भागीदारी हुई। यानी 1830 ईस्वी में एक क्रूर राजतंत्र का अंत होता है और जो है ना सत्ता में शासन में जो है कि मध्यम वर्ग को कहते हैं मिडिल क्लास, जिसको हम कहते हैं मिडिल क्लास। आप भी ऑनलाइन पढ़ते हैं, हम भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ये संभव हो सकता है कि आप मिडिल क्लास में होंगे। मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, आपको दिल में नहीं लेना है, लेकिन हो सकता है कि आप में से संभव है कि आप में से मिडिल क्लास होंगे। मैं खुद मिडिल क्लास का हूँ, तो मिडिल क्लास का अर्थ होता है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जो है ना इसमें भागीदारी हुई सत्ता में। इससे हुआ क्या कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, आप क्लास 9th में पढ़ेंगे एक चीज, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत भी सबसे पहले फ्रांस में आया। ये अलग बात है, लेकिन लिख के बता देता हूँ। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, ये 9th क्लास की बात है, समझे ना। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत फ्रांस में अपनाया गया सबसे पहले। फ्रांस में सबसे पहले अपनाया गया। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या होता है कि इसमें जो है ना किसी देश की शक्ति या संसद की शक्ति को अलग अलग स्तर में बंटवारा किया जाता है। आप पढ़े होंगे, ये पॉलिटिकल का सवाल है, मेन जो है ये पॉलिटिकल का सवाल है जनरली। तो एक होता है, क्या होता है, विधायिका होता है, आप जानते होंगे। एक होता है विधायिका, दूसरा होता है क्या, न्यायपालिका, सॉरी कार्यपालिका पहले होता है, क्रम में जाएंगे, कार्यपालिका, तथा तीसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका। और जो है 1830 में वो क्रांति खत्म हुई, मध्यम वर्ग का जो शासन में भागीदारी हुई, तो ये जो ना ये तीन जो है इसका और मजबूती होने लगा, ये चीज और मजबूत होने लगा न्यायपालिका के द्वारा। आप पढ़े होंगे, एक था लुई 14, फ्रांस का राजा, याद कीजिए लुई 14। वो जो है ना 175 वर्ष तक अपना संसदीय व्यवस्था कोई बैठक ही नहीं कराया, जिसके द्वारा लोगों में एक अक्रूर सा गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा अत्यधिक गुस्सा आ गया, जिसके द्वारा बाद में जो है ना इस चीज को अपनाया गया। खैर ये 9th क्लास का टॉपिक है, अभी हम नहीं जा रहे हैं। 9th क्लास का अलग से कवर कराएंगे, आप उसमें देख सकते हैं, या नहीं तो आप स्टडी भी कर सकते हैं। अपना टॉपिक पर वापस आते हैं कि 1830 ईस्वी में बुर्बो राजवंश का अंत हुआ तथा मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास लोगों की सत्ता में भागीदारी संपन्न हुई। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रभाव के बारे में जानते हैं। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा कि 1830 ईस्वी में ही, सेम ईयर 1830 ईस्वी में एक वंश का अंत हुआ तो दूसरे वंश का उदय हुआ। आर्लेयंस वंश का उदय हुआ। उदय होना, उजागर होना, उदय हुआ। जिसका शासक कौन बना, जिसका शासक लुई फिलिप बना, जिसका शासक लुई फिलिप। एक तो ये प्रभाव पड़ा, एक जो है ना फ्रांस को एक नया राजा मिल गया, ठीक है, एक नई सरकार मिल गई, एक नया विचारक मिल गया। आगे के बारे में जानते हैं, आगे के बारे में जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से इटली, इटली तथा जर्मनी, इटली तथा जर्मनी का एकीकरण, का एकीकरण हुआ। ये तो एकीकरण हुआ, इटली तथा जर्मनी का एकीकरण हुआ। और भी हुआ था, पोलैंड हुआ, और पोलैंड, हंगरी, पोलैंड, हंगरी, यूनान जैसे देशों में, जैसे देशों में क्रांति की लहर दौड़ी, क्रांति की लहर दौड़ी, क्रांति की लहर दौड़ी, अर्थात वहां के लोगों में क्रांति के प्रति, राजा वहां का शासक जो था उनके प्रति गुस्सा और भी भड़कने लगा। उनके मन में उत्तेजना होने लगी कि हम भी आजाद होंगे, हम भी फ्रांस के भांति आजाद होंगे। तो वही हुआ कि क्रांति की लहर दौड़ी। यहाँ पे एक वर्ड आया है, आप ध्यान से देखें तो एकीकरण। एकीकरण का अर्थ क्या होता है, एक होना, एक साथ होना, एकजुट होना। आजाद नहीं हुआ था, तो जब तक ये स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक जो है ना ये बड़े बड़े, ये जो है बहुत क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़े देश हैं, लेकिन जो है ना ये अलग अलग भागों में बटे हुए थे। जैसे आप जर्मनी के बारे में पढ़े होंगे, ये जो है ना 300 बड़े छोटे और बड़े राज्यों में विभक्त थे, 300 छोटे और बड़े राज्यों में विभक्त थे। कब, एकीकरण से पहले। एकीकरण का अर्थ होता है एक साथ आना, एक
जुट होना या एक साथ मिलकर के कोई काम करना, एक हो जाना। ठीक है, अब आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। ये जो है ना प्रभाव, बस यही इतने ही पढ़ते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति से क्या क्या प्रभाव हुआ, क्या क्या चेंजेस हुआ। तो बस इतना ही है, हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। हम